देखिए अभी अभी हमने योगी को सुना और उनकी तरफ से भी जो राम का मुद्दा है वो विधानसभा चुनाव में भी परोसा जा रहा है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें हरियाणा के चुनाव को लेकर के, तो एक तो जातियों का इसमें समीकरण सत्ता हुआ नजर आया, किसानों का मुद्दा रहा, पहलवानों का मुद्दा रहा, लेकिन राम का मुद्दा जो है वो भी सर्वोपरि नजर आ रहा है, चाहे फिर वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव। अगर हम राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करें शिखा, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे एक राम का मुद्दा जो है, और ये भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं शुरुआत से मुद्दा रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्निवीर को लेकर भी कांग्रेस अभी भी बार बार प्रचार कर रही है। अग्निवीर भी एक नेशनल मुद्दा है जिससे न सिर्फ हरियाणा बल्कि तमाम और राज्य भी जुड़े हुए हैं। अग्निवीर पर इतना बड़ा अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरियाणा के अग्निवीरों के लिए किया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस यही प्रचार कर रही है कि क्या 4 साल के लिए जो पैशन होता आर्मी में जाने का वो क्या काफ़ी है, उसके बाद सरकारी नौकरी और किस तरह की सरकारी नौकरी। तो तमाम तरीके के जो ये ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने जो मूल उद्देश्य है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उससे नहीं भटक रही है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी कश्मीर में योगी आदित्यनाथ नहीं गए, अमित शाह नहीं गए, अमित शाह बहुत कम गए, और योगी आदित्यनाथ भी अपना जो चुनाव प्रचार है वो जम्मू के इलाके में करेंगे जहाँ पे हिंदुत्व की बात हो सके। ठीक वैसे ही हरियाणा में भी कई ऐसे इलाके हैं, जैसा भी वो पंचकुला में है, जहाँ पर उन्होंने राम का जिक्र किया, जहां पर उन्होंने अपने पूर्वजों की बात करते हुए पुराने समय की बात की, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में बात की। जाहिर तौर पे ये चुनाव लोकल मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि किसी हरियाणा के लोकल मुद्दे हैं, यहाँ पर हर एक सीट पर अपने लोकल मुद्दे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये चुनाव चुनौतीपूर्ण है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और हरियाणा में दो बार से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति है, तो ऐसे में लोकल मुद्दों को एड्रेस करना अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर एड्रेस करने निकली है। योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, ठीक वैसे ही जैसे हेमंत बिश्व शर्मा लगातार झारखंड में भले ही प्रभारी के तौर पर हैं, पर एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरे के तौर पर वो वहां पर उतरे हुए हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां पर भी तमाम तरीके की बातों को एड्रेस करेंगे। तो इस पूरे चुनाव में आपको बहुत सारे समीकरण देखने को मिलेंगे। जातीय समीकरण सबसे ज्यादा एससी समीकरण की बात कर लें, ओबीसी जाटों की बात कर लें, दलितों की बात कर लें, और अभी आज की तारीख में अगर हम बात करें, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या योगी आदित्यनाथ, सभी का जो कोर फोकस है वो एससी वोट बैंक पर है। क्योंकि देखिए ये तो पता है कि जाट वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाता नजर आ रहा है, ऐसा जो जमीन पर जो स्पेशलिस्ट कह सकते हैं या फिर जो एनालिसिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं। लेकिन अभी एससी वोट बैंक है जो स्विंग कर रहा है। अब वो स्विंग करने वाले वोट किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने खेल में ले ले, क्योंकि अभी 2 दिन पहले का एक जमीनी एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी ने किया और अपने हरियाणा के नेताओं को बताया कि चाहे फिर वो शैलजा कुमारी की वजह से हो, भले ही मंच पर शैलजा कुमारी और हुड्डा साहब का हाथ मिलवा दिए, लेकिन क्या वो मनभेद पूरा खत्म हुआ है? क्योंकि जब इस तरह के नारे निकल आए कि हम दीदी के साथ हैं, बहन के साथ हैं, तो भाई के साथ नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो एससी वोट बैंक जो स्विंग कर रहा है, जिसको अभी ये नहीं पता कि हम इसको वोट दें, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए हरियाणा का चुनाव नेक टू नेक का चुनाव है, एक एक सीट का चुनाव है। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी वोट परसेंटेज, खास तौर पे एससी वोट, जिस पे कांग्रेस अपने आप को बहुत डिपेंडेंट मान रही है, वो अगर स्विंग होकर भाजपा के साथ आ जाता है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो 240 का आंकड़ा बीजेपी का आया है, उसमें एससी वोट बैंक का एक बहुत खासा इंपैक्ट है। अगर एससी वोट बैंक ढंग से वोट करती तो भारतीय जनता पार्टी 300 पार का आंकड़ा छू पाती। तो उस एससी वोट बैंक को, स्विंग वोट बैंक को भाजपा अपने फेवर में भी लेना चाहती है। तो पहला जातीय समीकरण हो गया, उसमें भी स्पेसिफिकली एससी वोट बैंक हो गया। फिर दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर लोकल मुद्दे वर्सेस नेशनल मुद्दे हो गए, कौन हावी है। तीसरी बड़ी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी को कम करके सामने वाले के वोट बैंक में सेंधमारी बीजेपी का लक्ष्य है, वहीं कांग्रेस ये चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी पर बात करके और अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने वाली बात है। और ये जो बागी हैं, निर्दलीय इंडिपेंडेंट है, आप एक बात बहुत खास तरीके से समझिए, आप खुद भी अभी जम्मू कश्मीर होकर आई हैं शिक्षा, और मैं लगातार हरियाणा पे भी दौरे पर हूं, मैं ये देख रही हूं कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं इस बार
वो दोनों ही चुनाव में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। और जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उनके लिए इन इंडिपेंडेंट्स के जीत के आने का या उनका सहयोग लेने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको इन चुनाव में देखने को मिलेगा। भले ही जमीन पर ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस शायद अपने बलबूते पे बेहतर प्रदर्शन करे, लेकिन यही इंडिपेंडेंट किसके वोट काटते हैं और किसके साथ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है हरियाणा में। वहीं कश्मीर में जो इतनी बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट्स हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक पार्टी अकेले दम पे सरकार नहीं बना सकती जम्मू कश्मीर में, तो वो इंडिपेंडेंट। तो इस पूरे खेल में एक फैक्टर इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बहुत मैटर कर रहा है। लेकिन अदिति, आप जब ये कहती हैं कि निर्दलीय बहुत मैटर करता है, किसी भी चुनाव में मैटर करता है, तो माना ये जा रहा था कि बीजेपी इसीलिए इस समय फौरी तौर पर एक्शन नहीं ले रही है जो बागी हो गए नेता। लेकिन पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने फटाफट जाकर के एक्शन लिया? कांग्रेस की तरफ से पहले भी कार्रवाई थोड़ी बहुत हुई भी थी, तो आखिर ऐसे क्या वजह है? क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त हो गई है कि जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं वो उनके लिए यूजफुल नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, निर्दलीय जो चुनाव में उतरे हैं, जो भाजपा से नाराज होकर उतरे हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और निर्दलीय निष्कासित कितनों को किया है? 6 से 8 लोगों को। पर उतरे कितने हैं भाजपा से नाराज होकर? लगभग 36 से ज्यादा बड़े आंकड़ा है। तो देखिए, अब उन 36, फर्ज कीजिए वो आंकड़ा 36 है, 36 में से अगर 6 चले भी गए तो वो 30 अभी भी ऐसे हैं जो भले ही निर्दलीय हैं, लेकिन अगर भाजपा अच्छे आंकड़े ला पाती है तो वो भाजपा के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। ये बात अलग है कि भाजपा अगर अच्छे आंकड़े नहीं ला पाती तो वो हो सकता है कांग्रेस या किसी और दल के साथ जाके खड़े हो जाए, लेकिन उन निर्दलियों पर बिहाइंड द कर्टन्स भारतीय जनता पार्टी संपर्क में है। इन लोगों को निष्कासित इसलिए किया है क्योंकि ना तो ये मैनेज हुए, ना ये बातचीत करना चाहते हैं, और दूसरी बड़ी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी निष्कासित करके वहां पर ये मैसेज देना चाहती है कि ये अब भाजपा से दूर हैं, ये भाजपा के साथ नहीं है। क्योंकि अक्सर किसी एक कैंडिडेट को जब वोट मिलता है तो वो जिस जाति से है उसका मिलता है, उसने कैसा काम किया है तो वहां की जनता उस काम पर वोट करती है, और तीसरी बड़ी बात है वो किस पार्टी से आता है उस पर भी वोट मिलता है। उस 33% वोट आपको उस पार्टी का मिलता है जिस पार्टी से आप आते हैं। आप कांग्रेस से आते हैं, अगर कांग्रेस के समर्थक हैं जनता, तो वो आपको कांग्रेस के नाम पर वोट कर देगी। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो वो भाजपा के नाम पर। तो जब कोई आदमी किसी पार्टी से आता है और इंडिपेंडेंट लड़ता है, उसकी पृष्ठभूमि में यही फर्क होता है कि उसके पास एक पार्टी का सिंबल होता है जिस पार्टी के वोट उसको पड़ते हैं जी। तो यही पूरा गेम है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिनको निष्कासित किया है उनको वहां पर यह मैसेज चला जाए कि यह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, यानी कि उनकी वोट में कटौती आए, और जिस प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, वहां के जो समर्थक हैं, जनता है, वो उसको वोट करे। यानी तो ये जो पर्टिकुलर 6 और 8 लोग हैं, या कांग्रेस ने जो 16 लोगों को निष्कासित जी, तो यानी अदिति, कुल मिलाकर के ये जो गेम खेला जा रहा है वो चुनावी गेम है, और ना केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी जो है सोच समझ करके इस पूरे गेम को खेल